देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर ये जो मैं आपको H1B वीजा के बारे में बता रहा हूं वो ये है कि मार्च 3, 2017 को यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने अनाउंस किया था अपनी वेबसाइट पर कि 3 अप्रैल 2017 से वो टेम्परेरी सस्पेंड करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ ऑल H1B वीजा पिटीशन। और आपको बताना चाहेंगे अक्टूबर 3, 2017 में उन्होंने शुरू भी कर दिया वापस उसको, जो सस्पेंशन था वो हटा दिया। यानी अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 6 महीने के अंदर। ऐसे ही मार्च 2018 को ऐसी खबर आई कि वो ऐसा किया जाएगा, और लेकिन उसके बाद इस चीज़ों पर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिली। ये 2018 की बात है, यानी कि एफोर्ड ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं वापस आऊँगा। अब इस वक्त बिन्नी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरे साथ। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ है वो इस वक्त हो गया है। नेपाल से बहुत बड़ी खबर, सीधे मैं आपको नेपाल की खबर दिखाना चाहूंगा। यहां पर ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले नेपाल की हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो जानकारी आ रही है वो ये है कि नेपाल पुलिस की फायरिंग के बाद जबरदस्त तनाव हो चुका है भारत नेपाल बॉर्डर पर। नेपाल पुलिस की फायरिंग में एक भारतीय की मौत, इस वक्त की बड़ी खबर। कई जख्मी। बिहार के सीतामढ़ी की भारत नेपाल सीमा पर यह घटना हुई है। भारतीय नागरिक को नेपाल में बंधक बनाया गया था। यह एक ब्रेकिंग है। इसके अलावा एक और ब्रेकिंग, पहले इस ब्रेकिंग को मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के सुनाना चाहूंगा, क्योंकि यह जरा जरूरी है आपके लिए जानना कि 5 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, जो मेरे पास जानकारी है। वो नेपाल पुलिस की फायरिंग के बाद जबरदस्त तनाव, एक भारतीय की मौत और कई जख्मी। बिहार के सीतामढ़ी में की भारत नेपाल सीमा पर हुई घटना। इसके बाद दूसरी ब्रेकिंग के लिए आप स्टैंड बाय हो जाएं, और वो दूसरी ब्रेकिंग मैं आपको बताने वाला हूं। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दिखाना चाहेंगे। भारत का विरोध करने वाले नेपाली पीएम अपने घर में घिरे। पीएम ओली की नीतियों के खिलाफ नेपाल में तीसरे दिन लगातार प्रदर्शन। चीन की शह पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र का विरोध। काठमांडू में पीएम आवास के बाहर लोगों का प्रदर्शन। बड़ी खबर। मनीष झा मेरे सहयोगी स्प्लिट स्क्रीन में, इनको ब्रेकिंग पे लीजिए मेरे साथ। मनीष, पूरी जानकारी दीजिए, नेपाल में हो क्या रहा है, और ये बॉर्डर पर फायरिंग अप्रत्याशित है ये तो। देखिए निशांत, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि कल की जो घटना हुई है, अगर मैं उसे कहूं, और शायद पुष्पेश जी भी सहमत होंगे, कि ये बहुत हद तक लॉ एंड ऑर्डर का और बहुत ही लोकल लेवल का इंसिडेंट था, जहां पर कि एक नेपाल की बेटी जिनका ससुराल बिहार के सीतामढ़ी में है, वो अपने ससुराल आ रही थी, और वहां नेपाल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये कहा कि नेपाल में 14 जून तक लॉकडाउन है, इसलिए हम आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देंगे। और इस पर नेपाल की बेटी ने अपने ससुराल के लोगों को बुलाया और वहां भीड़ जुट गई थी। एक लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें अनफॉर्चुनेट एक भारतीय की मौत हो गई। तो फिलहाल भारत और नेपाल के जो अथॉरिटीज हैं वो लगातार इसमें एक दूसरे के टच में है, और इस पूरे घटना को देखने के बाद इसे काठमांडू में अभी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है उसके साथ कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं होता है। लेकिन नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो कुछ हो रहा है वो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली सरकार के लिए बड़ी घटना है, और वो ये है कि काठमांडू में प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि नेपाल की ज्यादातर आबादी का यह मानना है कि ओली सरकार अभी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को जिस तरह से आगे बढ़ा रही है उसकी कीमत नेपाल को चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि नेपाल के लोग ये भी मानते हैं कि ओली सरकार बहुत ज्यादा चाइना कार्ड खेलने में व्यस्त है, और जिसकी वजह से भारत और नेपाल के सदियों पुराने संबंध में एक बड़ी दरार आएगी। और खासकर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत सरकार की चुप्पी से नेपाल की सरकार और नेपाल के लोग बेहद असहज महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं भारत इसे किस रूप में लेगा, क्योंकि देखिए संबंध बहुत पुराना है, और नेपाल की सरकार अभी फिलहाल तात्कालिक लाभ लेने के लिए जिस तरीके से एक्शन ले रही है उसको लेकर वहां के लोग ओली सरकार से बेहद खफा है। जी ठीक है, रोकूंगा मैं आपको। बिन्नी मेरे साथ है। बिन्नी, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बिन्नी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। बिन्नी एक सीनियर जर्नलिस्ट है, नेपाल के इश्यूज पे एक्सपर्ट है, और बिन्नी वो जर्नलिस्ट है जिन्होंने नेपाल में रॉयल किलिंग वाली खबर सबसे पहले ब्रेक की थी भारत में।
आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सत्य है। बिन्नी, आप मुझे बताइए, अभी भारत और नेपाल के रिलेशन जिस तर्ज पर हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि चाइना से इन्फ्लुएंस ज्यादा है जो कि मनीष बता रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि ओली साहब अंदर अपनी ग्रिप कमजोर करते जा रहे हैं और भारत से दूरियां बढ़ती जा रही हैं? निशांत, अभी ओली साहब अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। वो नेपाल में अभी जिस तरह से कोरोना की महामारी जो संक्रमण बढ़ा है, तो उनके विरोध में पूरे देश में विरोध बढ़ा हुआ है। वो ध्यान हटाने के लिए अभी आपको मालूम है कि जिस तरह से ये पिछले कई दिनों से घटनाक्रम चल रही है नेपाल के नई मैप को लेकर, नक्शे को लेके, ये तो सरासर सभी को मालूम हो गया है। सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना यहाँ गेम खेल रहा है। आपको ये बता दूं, नेपाल एक ओपन फुटबॉल ग्राउंड की तरह है वहाँ, जहाँ बाहर के सारी एजेंसीज गेम प्ले करती है, क्योंकि मैं काफी साल वहाँ जर्नलिज्म में रहा हूँ। और अभी ओली साहब अभी ऐसे फंदे में फंसे हैं, एक तरफ उनको दबाव है अपने लोग, अपने नागरिकों का, जो उनका विरोध कर रहे हैं, जो अभी उनका जो हरकत रहा है, वो जिस तरह से अभी, जैसे अभी मनीष ने कहा, एक शॉर्ट टर्म फायदे के वो देखना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह कि अभी चाइना से वो दोस्ती बढ़ा के वो एक प्रेशर टैक्टिक्स, एक गेम सजाना चाह रहे, जो कि लोगों को समझ में आ गया है। दूसरी बात जो है, अभी जो कोरोना की जो महामारी से जिस तरह से वहाँ के क्वारंटाइन सेंटर नेपाल में जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, पूरे देश के यूथ, सारे देश के नौजवान सड़क पे उतरे हैं, चाहे वो काठमांडू में हो, चाहे वो पीएम आवास में हो, बालवाटार में, उनका बहुत जोर से विरोध हो रहा है। और जो कल जो घटना घटी है, हालांकि वो छोटी सी लोकल लेवल की घटना थी, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो है तराई एरिया में, तराई के जो मधेश बेल्ट में पिछले कई दिनों से बहुत ही सक्रिय रूप से नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स को बॉर्डर में उतारा गया है। मैं सीधे चलूंगा पुष्पेश जी के पास। पुष्पेश जी, क्या नेपाल एक यहां पर शॉर्ट टर्म गेम के चलते लॉन्ग टर्म दूरी भारत से हो रही है, या आपको लगता है चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं, मुझे लगता है चीजें ठीक होने के तब तक कोई आसार मुझे नहीं लगते हैं। ये नेपाल का आंतरिक मामला है। जब तक वो भारत विरोधी प्रधानमंत्री तख्त नशीन वहाँ रहती हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ मनीष जी से, जब उन्होंने कहा कि जो कुछ सीमा पर हुआ, गोलीबारी वगैरह, वो स्थानीय कानून और व्यवस्था का मुद्दा था। मगर इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं कि नेपाल ने अपनी पूरी सीमा पर, जहाँ नेपाल प्रहरी रहते थे, वहाँ नेपाल सशस्त्र प्रहरी उतार दिए हैं। यानी हथियारबंद सिपाहियों को सीमा सुरक्षा के काम पर लगाकर नेपाल ये संकेत देना चाहता है भारत को कि उसके तेवर सख्त हैं और वो अपनी सीमा की और संप्रभुता की रक्षा करना चाहता है। तो छोटी सी बात यह है कि नेपाल आकार में हमसे छोटा हो, हम उसकी संप्रभुता का आदर करते हैं, मगर नेपाल को भी शायद ये बात समझनी चाहिए कि आकार में और शक्ति के संभावना में कहीं बड़े भारत का भी अपना स्वाभिमान है, उसकी अपनी संप्रभुता है, और वहाँ भी राष्ट्रीयता के पक्ष पर, राष्ट्रीय हितों के पक्ष पर बहुत जल्दी उत्तेजना पैदा हो सकती है, जिसका नुकसान दोनों देशों को हो सकता है, मगर तब शायद नुकसान नेपाल को ज्यादा हो। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत के लिए समय निकाला। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब सभी को यह कहना चाहूंगा कि वाकई में ये एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट था, लेकिन फुल एंड फाइनल क्या हुआ इस डिबेट में? फुल एंड फाइनल एक हुआ, नंबर 1, चीनी फौज चीनी माल की तरह, यकीन मत करिएगा उस पर, नंबर 1। नंबर 2, नेपाल और भारत के बीच में रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, और इसमें बहुत इफ एंड बट की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नेपाल को मानना पड़ेगा। नंबर 3, पाकिस्तान जैसा है वैसा ही रहेगा। आपको वाजपेयी जी ने कहा था ना कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और नंबर 4, H1B वीजा जो है उसको लेकर ज्यादा चिंता मत करिए, अमेरिका के लिए भारत बहुत जरूरी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।